हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइक्रो का 11th चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। और ये इसके हमने आई गेस 3-4 वीडियोस कवर कर लिए हैं इस चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़ा था कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई कर्व का स्लोप, और साथ ही साथ लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कहानी ख़त्म करी थी। अब आज के वीडियो में हमने पढ़ना है लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हमने याद है आपको लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा था, सिमिलरली हमने अब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है। तो लॉ ऑफ डिमांड देखो क्या बताता है हमको। लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में ना नेगेटिव रिलेशन होता है, ऑपोजिट होते हैं। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो वैसे ही डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस जैसे ही कम हुआ तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। पर हमें क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई वही है जो अभी तक हमने देखो पढ़ते आ रहे हैं। हमने अभी तक क्या क्या चीज़ पढ़ी है सप्लाई के बारे में, कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उसकी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। ये आवाज़ें ओके। जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। ठीक, और जैसे ही उस कमोडिटी की प्राइस कम होगी सप्लाई भी कम हो जाएगी। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि हम सप्लाई कब पढ़ते हैं, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्रोड्यूसर। किसी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सप्लाई को देखेंगे, वही सप्लाई करता है सामान, है ना। तो अब मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस मार्केट में 10 रुपये है और मैं उस टाइम पे बेच रही हूँ उस कमोडिटी की 100 यूनिट्स, और फिर अचानक से क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के हो गया 15 रुपये। तो अब मैं क्या सोचूंगी, मैं यही तो सोचूंगी कि अब प्राइस क्योंकि बढ़ गया है, मैं एक चीज़ को 15 रुपये में बेचूंगा, एक यूनिट को, तो क्यों ना मैं और बाकी मतलब जो यूनिट्स बेच रही हूँ उनको और बढ़ा दूँ, मतलब जो सामान मैं बेच रही हूँ उसकी सप्लाई बढ़ा दूँ। तो क्या होगा, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 150 से ये 120 कर दूँगी या कितनी भी कर दूँगी। अब अचानक से क्या हुआ, प्राइस कम हो गया। अगर प्राइस 10 से 8 हो जाता है तो क्या मैं फिर भी 100 यूनिट्स ही बेचूँगी 8 रुपये पे? नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं सोचूंगी कि ऐसा करती हूँ अभी 100 की जगह थोड़ी सी कम बेच देती हूँ, मान लो 70। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो मैंने यूनिट्स कम कर दी हैं, जो बची हुई यूनिट्स हुई फिर वो मैं बाद में बेचूंगी जब प्राइस बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मैं कम दाम पे बेचूंगी तो मुझे पैसे भी कम मिलेंगे, कम कमाई होगी मेरी, और ये मुझे मंजूर नहीं। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए। और इक्विलिब्रियम पॉइंट एक प्रोड्यूसर का कब होता है, जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो मैं क्या चाहूँगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और इसीलिए जब जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं अपनी सप्लाई भी बढ़ा दूँगी, और जब जब प्राइस कम होगा तो मैं सप्लाई भी कम कर दूँगी। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसमें कुछ याद करने वाली बात है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक, जब जब आपका प्राइस बढ़ जाएगा उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका ऑपोजिट, जब जब प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी। ये होता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने अंडरलाइन की है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसे अभी के लिए भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी इसके बाद वो मैं चीज़ बताऊंगी कि इसका यहाँ पे रेलेवेंस क्या है। ठीक, तो अभी के लिए इतना याद रख लो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। राइट, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई को हम अगर, ये तो हमने ऐसे ही डेफिनेशन के थ्रू बताया है, अगर हम इसको ग्राफिकली शो करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्केड्यूल बना लेंगे। कौन सा स्केड्यूल, सप्लाई स्केड्यूल। तो सप्लाई स्केड्यूल में क्या होगा, हमारा एक तो प्राइस होगा, ठीक है, किसी भी एक्स कमोडिटी का प्राइस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे ये उसकी क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, QS क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी सप्लाइड। अब जब प्राइस है उस कमोडिटी का 50 रुपये, तो उस कमोडिटी की कितनी यूनिट सप्लाई हो रही हैं, 200।
जब उस कमोडिटी का प्राइस और बढ़ गया यानी कि 100 रुपये हो गया तो उस कमोडिटी की कितनी यूनिट सप्लाई की जा रही हैं 400। और जैसे ही प्राइस और ज़्यादा बढ़ गया, कितना हो गया मान लेते हैं आपका 150 हो गया, चलो ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाइड यानी कि सप्लाई और कितनी बढ़ गई 600 हो गई। अब ये जो हमारा सप्लाई स्केड्यूल है इसे हम क्या कहते हैं सप्लाई स्केड्यूल, ठीक है। सप्लाई स्केड्यूल की मदद से ही हम क्या बना लेते हैं सप्लाई कर्व भी बना लेते हैं। सप्लाई कर्व कैसे बनाते हैं, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेते हैं प्राइस और यहाँ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। अब क्या करना है हमको कर्व बनाना है। ये हम एक्स एक्सिस पे प्राइस यानी कि 50-50 के गैप में लेते हैं। ये 50, 100, 150, ये 200 के गैप में लेते हैं, 200, 400 और ये 600। अब क्या है 50 पे 200 यानी कि फर्स्ट पॉइंट, फिर है 100 पे 400 यानी कि सेकंड पॉइंट, और इसी तरह आपका 150 पे 600 यानी कि थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका, देखो सॉरी टेढ़ा बन गया थोड़ा सा, इस तरह का आपका एक कर्व बन जाएगा जिसे हम कहते हैं सप्लाई कर्व, ठीक है। अब ये सप्लाई कर्व क्या शो कर रहा है आपको, देखो ये सप्लाई कर्व शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, सप्लाई की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक। यहाँ पे देखो पहले प्राइस था आपका OP1, तो उस टाइम पे OQ1 क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे थे। जैसे ही प्राइस आपका बढ़ के हो गया OP2, आप क्या कर रहे हो आपने सप्लाई भी बढ़ा दी OQ2। जैसे ही प्राइस और ज़्यादा बढ़ा OP3, तो आपने क्या किया सप्लाई और ज़्यादा बढ़ा दी OQ3। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई हमको ये बताता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये कर्व और ये लॉ और ये सारी चीज़ें, ये स्केड्यूल भी क्या शो कर रही है हमको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे ये पॉइंट्स सबको आते हैं, फिर भी पहले तो ये सप्लाई कर्व हमें क्या बता रहा है, पहले तो ये सप्लाई कर्व होता क्या है, इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये अब सबको नज़र आ ही रहा है, ये क्या है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ये हमें क्या बता रहा है, शोज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। आगे आप लिख लेना किसकी किसी भी कमोडिटी की प्राइस और जितनी भी उसकी क्वांटिटी सप्लाई हुई है उसके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है। और हमको ये क्या बताता है, इट शोज दैट क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज with an increase in the price of that good, ठीक। ये जैसे जैसे आपके गुड का प्राइस बढ़ जाएगा आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी उस गुड की बढ़ जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला है कि जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, लेफ़्ट टू राइट है। और हमें ये क्या बता रहा है कि ये एक पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है प्राइस के बीच में और उस कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। और ये हमको ये दिखा रहा है कि क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। और लॉ ऑफ सप्लाई हमें यही बताता है, एग्जैक्ट यही चीज़ कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एंड वाइस वर्सा, यानी कि ऑपोजिट उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बस इतनी सी चीज़ें हैं लॉ ऑफ सप्लाई में। अब इसके अलावा आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो अज्यूम करके चलता है। हमने पढ़ा है हमेशा ही कि इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस बहुत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मान लेते हैं फिर हम कोई लॉ फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी लॉज पढ़े हैं आप देखो किसी न किसी के मतलब हर किसी के अजम्पशंस है कुछ ना कुछ। तो इसके क्या अजम्पशंस हैं, अब इसके अजम्पशंस 6 पॉइंट्स हैं कुछ,
वो 6 पॉइंट्स रटने की ज़रूरत नहीं है। वो 6 पॉइंट्स क्या हैं, देखो आपने वो पढ़ा था सप्लाई फंक्शन, ठीक है, सप्लाई फंक्शन हमने पढ़ा था। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सब कि ये हमें क्या बताता है, सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एक्स एन एफ पी आर पी टी और पी एक्स पी आर पी टी, आपका जी जी पी ई एक्स और ये टी। ये आपने कुछ डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ये वो डिटर्मिनेंट्स हैं या फिर वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। मतलब इनके कम ज़्यादा होने से सप्लाई भी कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इनके कम ज़्यादा होने का असर किसी भी कमोडिटी की सप्लाई पे पड़ता है। ये वो सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, ये हमने पढ़े थे। अब यहाँ पर क्या है कि आपको कैसे याद रखना है, अजम्पशंस क्या हैं। देखो ये वाला जो ये यहाँ पे f नहीं होगा, ये एक्स ही होगा, ठीक है, आप चेक कर लेना। यहाँ पे ये वाला जो डिटर्मिनेंट है पी एक्स वाला, इसको तो आप हटा ही दो, ठीक है। इसको क्यों हटाना है, क्योंकि पी एक्स क्या है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और इसके इन दोनों के बीच का रिलेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वांटिटी सप्लाइड और ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो इन दोनों को तो हटा ही दो, ये आपको हटा देना है, ठीक। साथ ही साथ आपको ये भी हटा देना है एन एफ क्या था, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, तो यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं है। उसके अलावा ये जितने भी आपके 6 फैक्टर्स बचे हैं, इन्हीं से आपके अजम्पशंस बन जाएंगे, ठीक। कैसे अजम्पशंस बनेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये टी क्या था आपका, टी आपका आई गेस था, जस्ट अ सेकेंड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हाँ ठीक है, यहाँ पे पी एफ होगा, ठीक है, ओके। टी है आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, ये हो गया आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ई एक्स आपका क्या हो गया, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। फिर नेक्स्ट आता है आपका जी पी, ये है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। और आपका जी क्या है, अगर सिर्फ जी की बात करें तो गोल ऑफ द फर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पी एफ है आपका प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, उनका प्राइस। और लास्ट आपका आता है पी आर, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब देखो ये जो 6 पॉइंट्स आपके बन गए हैं ना, ये 6 पॉइंट्स कांस्टेंट रहते हैं, यही अजम्पशन है। तो अजम्पशन मैंने अभी बोला था ना, अजम्पशन में 6 पॉइंट्स हैं, तो ये वही 6 पॉइंट्स हैं। तो अगर आप किसी भी किताब में उठा के पढ़ोगे, आपको अलग अलग 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या, कैसे मिलेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम्स दैट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक सेकेंड पॉइंट मिलेगा, लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम्स दैट बिजनेस एक्सपेक्टेशंस रिमेन कांस्टेंट, या फिर देयर इज़ नो चेंज इन बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। थर्ड पॉइंट आपको मिल जाएगा कि देयर इज़ नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। फिर फोर्थ मिलेगा, इट अज्यूम्स दैट देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब ये सारी ही चीज़ों में कोई चेंज नहीं है, यही अज्यूम करता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। तो आप ये सारे ही 6 पॉइंट्स रटने की बजाय आपको बस एक जो ये सप्लाई फंक्शन आपने याद किया हुआ है अगर, तो उसी से आप याद कर सकते हो। सप्लाई फंक्शन में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी आपने, बस पी एक्स हटा दो, क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं सप्लाई के साथ। एन एफ हटा दो क्योंकि यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है। उसके अलावा कितने हैं, पी आर, पी एफ, जी, जी पी, टी और ई एक्स। एक बार और बोलो, पी आर, पी एफ, जी, जी पी, टी, ई एक्स। पी आर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पी एफ क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जी क्या है, गोल ऑफ द फर्म, जी पी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी, टी क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और ई एक्स क्या है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। तो ये सारी ही चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, यही अज्यूम करता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अब मैं ये सब चीज़ें देखो हटा रही हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं हटा रही हूँ, ये पॉइंट्स नहीं मिटा रही हूँ, बस ये हटा दिया है मैंने। अब देखो अजम्पशंस हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं,
ठीक है। और इनसे पहले क्या लिख देना है कि लॉ ऑफ सप्लाई states that these factors remain constant, ठीक है। these factors remain constant, these factors remain constant मतलब law of supply states that state of technology remain constant, law of supply states that there is no change in the business expectations। तो आप या तो ये लिख दो कि there is no change या फिर these things remain constant, तो एक ही बात है, ठीक है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। तो आपको बस इतनी सी चीज़ें याद करनी है, किसके थ्रू, सप्लाई फंक्शन के थ्रू, क्योंकि अलग अलग पॉइंट याद करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, याद भी नहीं रहेंगे। 3-4 अजम्पशंस तो भूल ही जाओगे, बस 2 ही याद रहेंगे, 6 याद करके जाओगे तो इसीलिए वो फंक्शन जो मैंने अभी आपको लिखा था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, वो याद कर लो। बस उसमें से px और nf हटा देना, बाकी सारे एज इट इज़ लिख दो और साथ में लगा दो देयर इज़ नो चेंज या फिर दीज थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। तो अगर हम अब थोड़ा ब्रॉडली देखें तो इसमें है क्या, अजम्पशन है, होता क्या है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या अज्यूम करता है कि जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड नंबर ऑफ फर्म्स, वो बाकी सारे कांस्टेंट रहते हैं या फिर उनमें कोई चेंज नहीं आता। हमने बस यही 2 तो हटा दिए थे, px और nf। तो इन दोनों को छोड़ करके जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, और वो कहाँ हैं, यहाँ हैं, तो ये सारे ही डिटर्मिनेंट्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे या फिर इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये क्या होता है, ये अज्यूम करता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये हो गई हैं आपकी क्या, अजम्पशंस, राइट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये सारे हैं आपके अजम्पशंस, ठीक है। अजम्पशंस हो गए हैं, हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया है, उसके अजम्पशंस पढ़ लिए। अब एक और छोटू सा टॉपिक आता है कि एक्सेप्शंस क्या हैं लॉ ऑफ सप्लाई के, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस मतलब लॉ ऑफ सप्लाई जहाँ पर काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। पर ऐसी कौन से गुड्स हैं जिनके केस में ये काम नहीं करेगा, यानी कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई नहीं बढ़ेगी और प्राइस कम होने पर सप्लाई कम नहीं होगी। भले ही ज़्यादा होने पे वो कम ना हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा होने पे कम होने लग जाए, मतलब उल्टा हो जाए, पर बढ़ेगी नहीं, ठीक है। मतलब जो सप्लाई का लॉ कहता है उसके अगेंस्ट होगा या फिर वो काम नहीं करेगा कि जैसे प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगा नहीं और प्राइस घटा तो सप्लाई घटेगा भी नहीं। तो ऐसे कौन से गुड्स हैं, वो कुछ गुड्स हैं जो एक्सेप्शंस के अंडर हम पढ़ते हैं, मतलब उनके अंदर उन गुड्स के केस में ये लॉ ऑफ सप्लाई हमारा वर्क नहीं करता, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट होल्ड गुड, राइट। अब ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं, सबसे पहला है आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट, ठीक है। पहले तो 3 हैं, बस छोटू से पढ़ लो एक बार। सबसे पहला है एग्रीकल्चरल आउटपुट और दूसरा है आपका गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। तीसरा है आपका पेरिशेबल गुड्स। बस ये 3 आपको गुड्स के नाम याद करने हैं और मैं समझा दूंगी, आपको याद भी रहेगा। बस गुड्स के नाम याद कर लो, आपको एक्सेप्शंस भी याद हो जाएंगे। कौन सा है, सबसे पहला एग्रीकल्चरल आउटपुट या फिर एग्रीकल्चरल गुड्स, कुछ भी कह लो। दूसरा है आपका गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। तीसरा है पेरिशेबल गुड्स, यानी कि एग्रीकल्चरल, सोशल डिस्टिंक्शन, पेरिशेबल, ये 3 तरह के गुड्स हैं, राइट। अब ये तीनों ही गुड्स, इनमें से क्या खास बात है, क्या ऐसी खासियत है कि इन पे ये लॉ, इतना बड़ा लॉ जो मतलब यूनिवर्सल है, सब पे काम करता है, पर इन 3 चीज़ों पे काम नहीं करता। ऐसी इन 3 गुड्स में क्या खास बात है, खास बात ये है, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल आउटपुट की। देखो एग्रीकल्चरल आउटपुट क्या होता है, वही कि जो एग्रीकल्चर के थ्रू हमको मिलता है, खेती वगैरह, हमारे जो भी अनाज है, दाल हो गई, आपका कोई भी सब्ज़ी वगैरह है, ये सब एग्रीकल्चर के थ्रू हमें मिलता है, खेती के थ्रू। अब एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जो नेचुरल फोर्सेस पे डिपेंडेंट होती है। कोई भी इंसान अगर खेती करता है तो वो किस पे डिपेंड होता है, नेचुरल फोर्सेस पे, कि भाई अगर बारिश अच्छी हो गई तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी,
सब बढ़िया होगा। अगर बारिश बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई एक तरह से, तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत सारी फसलें ख़राब हो जाती है, तो उसकी फ़सल ख़राब हो जाएगी। तो उसको फ़सल को सही करना या बुरा करना मतलब उसके हाथ में नहीं है। ये सब किसके हाथ में है? नेचुरल फोर्सेस के हाथ में है। अगर नेचुरल फोर्सेस अच्छे से वर्क करेंगे तो एग्रीकल्चर जो आपका प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर का जो आपका आउटपुट है वो भी बढ़िया बढ़िया होगा। तो ये एग्रीकल्चर आउटपुट हमारा नेचुरल फोर्सेस पे डिपेंड होता है, पहली चीज़। अब क्या ऐसी इनमें चीज़ है कि ये लॉ इन पे काम नहीं करता? देखो, मान लो कि कोई सामान है, मैं सपोज एक फार्मर हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं वीट प्रोड्यूस करती हूँ, ठीक है, मैं वीट प्रोड्यूस करती हूँ। अब क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि उस वीट का प्राइस है 100 रुपीज़ या फिर 1000 रुपीज़ पर केजी अभी करेंटली, ठीक है। तो मेरी कोई भी इतनी सी सप्लाई हो रही है, जैसे कि 5000 किलो, मैं 5000 किलो बेच देती हूँ। 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये का 1 किलो जब वो बिक रहा है तो मैं 5000 किलो वीट बेच देती हूँ। पर मान लो क्या हुआ, अचानक से कोई बाढ़ आ गई, मेरी पूरी सफल कह रही हूँ, फसल ख़राब हो गई, ठीक है। पूरा जो भी मैंने मतलब गेहूँ प्रोड्यूस किया था वो सब तहस नहस हो गया, सब खराब हो गया। अब उस टाइम पे क्या हुआ था कि प्राइस भी बढ़ गए थे, अचानक से प्राइस भी बढ़ गए। प्राइस बढ़ के क्या हो गए, 1000 से सीधा 2500 पर केजी हो गया, ठीक है, 2500 पर केजी हो गया। पर क्या इस टाइम पे मैं अपने मतलब जो भी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, यानी कि क्या वीट जो मैं बेच रही हूँ उसकी सप्लाई बढ़ा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा तो वीट ही ख़राब हो गया सारा। मैं कहाँ से सप्लाई बढ़ाऊँ, कहाँ से लेके आऊँ? और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंस्टेंटली आपको उग जाए और मिल जाए, इसमें पूरा 1 साल लग जाता है, महीने लगते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे ये क्या, देखो आपको समझ आया, प्राइस बढ़ा था, पर क्या हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ आ गई, मतलब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई जिससे कि आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो इसीलिए उस टाइम पे सप्लाई नहीं बढ़ा पाए आप। प्राइस तो बढ़ा पर सप्लाई नहीं बढ़ा पाए। तो इस केस में देखो, आपका ये वाला जो सप्लाई का लॉ है ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करा। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई नहीं बढ़ी, भले ही 5000 थी, सपोज़ 5000 ही रही या फिर कम हो गई, मतलब जैसे अब मेरा फसल ख़राब हो गई तो क्या हुआ, थोड़ा और मैंने कम सप्लाई करना स्टार्ट किया तो 4000 हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, पर बढ़ी नहीं, सप्लाई बढ़ी नहीं, प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई नहीं बढ़ी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये लॉ ऑफ सप्लाई आपका काम नहीं करता, इट डज़ नॉट होल्ड गुड, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चरल आउटपुट्स किस पे डिपेंड होते हैं? नेचुरल फोर्सेस पे, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो नेचुरल फोर्सेस जैसे वर्क करेंगे वैसे ही हमारा ये सारा काम वर्क करेगा। दूसरा आता है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। ये गुड्स के बारे में हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा है और उसके एक्सेप्शंस में पढ़ा था। एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड के क्या एक्सेप्शंस हैं, तो उसमें हमने किसी और नाम से पढ़ा था, आई गेस आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। एक ही बात है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन कह लो, आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन कह लो, गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन कह लो, या फिर गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन कह लो, ठीक है। ये गुड्स होते क्या हैं? गुड्स ये वो गुड्स होते हैं कि जिनका प्राइस ज़्यादा होने पर ही ना इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। मतलब जैसे मान लो कोई एक अमीर इंसान है, ठीक है, अब वो सबसे बड़ा जो अमीर इंसान है, मतलब पूरे वर्ल्ड का अभी करेंटली सबसे ज़्यादा अमीर इंसान कौन है, सबसे ज़्यादा रिच इंसान कौन है? एलन मस्क। अब वो क्या करेगा, वो छोटी मोटी गाड़ी लेके नहीं जाएगा, वो महंगी से महंगी और सबसे महंगी गाड़ी लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी अमीरी दिखानी है कि नहीं? अगर वो अपनी अमीरी नहीं दिखाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? तो क्या होता है कि ये सारे जो गुड्स होते हैं ना, जिनकी डिमांड इसीलिए ही ज़्यादा होती है क्योंकि उनका प्राइस ज़्यादा है, वो होते हैं गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, ठीक है। अगर उनका प्राइस ज़्यादा नहीं होगा तो उन्हें कौन पूछेगा? अब जैसे डायमंड है, डायमंड के पीछे सब इतना क्यों पड़े रहते हैं, ठीक है, अमेरिकन डायमंड्स होते हैं और भी कोहिनूर वगैरह, उनके पीछे सब क्यों पड़े? क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। जो बड़ी बड़ी कार होती हैं, महंगी महंगी, ऑडी हो गई, फेरारी हो गई, वो इतनी ज़्यादा डिमांड में क्यों होती हैं? क्योंकि उनका प्राइस ज़्यादा है। अब मान लो कोई भी एक ऐसी ही कमोडिटी है जिसका प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, ये 100 रुपये तो खैर ज़्यादा नहीं है, पर हम मान के चल रहे हैं ऐसी कोई भी कमोडिटी है जिसका प्राइस है 100 रुपये, ठीक। अब उसको अभी करेंटली उसको ना 5 लोग खरीद पाते हैं, या फिर ऐसे कह देते हैं हम, उसकी ना सप्लाई कितनी है? 5 यूनिट्स उसकी बिक जाती हैं, ठीक, उस कमोडिटी की। अब क्या हुआ, अचानक से उसका प्राइस और बढ़ गया,
प्राइस बढ़ के हो गया 500 रुपये, तो ज़रूरी नहीं है कि वही जो 5 सप्लाई है, मतलब 5 लोग वो जो ख़रीद रहे हैं उस कमोडिटी को, वही 5 दोबारा से ख़रीद पाएँ उन 500 रुपये में, उस कमोडिटी को जब वो 100 रुपये की थी तब 5 लोग ख़रीद रहे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि जब वो कमोडिटी 500 रुपये की हो गई, महंगी हो गई, तो उसकी भी सप्लाई भी बढ़े और 10 लोग ख़रीदने लग जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है जो सिर्फ रिच लोग ही खरीद सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है। ये ऐसी कमोडिटी नहीं है जो आम जनता भी खरीद सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, ऑफ कोर्स नहीं बढ़ेगी, और हो सकता है कम ज़रूर हो जाए, क्योंकि अगर जैसे 5 लोग, ये जो 5 अमीर लोग हैं, हो सकता है इनमें से कोई 1-2 ऐसा निकल आए कि नहीं यार इसके तो प्राइस बढ़ गया, अब हम नहीं खरीद पाएंगे, तो वो लोग बैकआउट कर लें, 3 रह जाए, 3 लोग ही रह जाएं खरीदने वाले। ये हो सकता है, पर बढ़ेगी नहीं। 5 के 10 नहीं होंगे, 5 के 6 भी नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है जिसका प्राइस मतलब ऑलरेडी इतना हाई था, तभी तो लोग खरीद रहे थे। ऑलरेडी इतना हाई था और ज़्यादा बढ़ गया तो ऑफ कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकता कोई। तो इस केस में भी क्या होगा, प्राइस बढ़ने पर सप्लाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई ने काम नहीं किया। मतलब जैसे वो वर्क करता है कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ाएगा, वो यहाँ पर कॉम क्यों कह रही हूँ, यहाँ पर काम नहीं किया, ठीक है। अब आती है बात पेरिशेबल गुड्स की। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? पेरिश मतलब क्या होता है, पेरिश वर्ड का मतलब क्या है? पेरिश मीन्स सड़ जाना, ठीक है, या फिर जल्दी ख़राब हो जाना। तो पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक, कोई से भी। तो जैसे कि क्या होता है, घर में जब कोई सब्ज़ी वगैरह लेकर आते हैं पापा, हर हफ्ते की, हर 4-5 दिन की, तो मम्मी यूजुअली क्या कहती हैं कि मैं सबसे पहले ना वो सब्ज़ी बना लेती हूँ जो जल्दी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले वो जल्दी बना लेते हैं जो जल्दी ख़राब हो सकती है, क्योंकि फिर ज़्यादा देर तक रखी रही तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, फिर बर्बाद जाएगी, है कि नहीं, हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ये होता है कि नहीं। अब पेरिशेबल गुड्स भी वही होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कोई सब्ज़ी की ही बात कर रहे हैं हम, तो कोई एक सब्ज़ी है जो क्या है, जल्दी ख़राब हो जाती है और उसका प्राइस है अभी 10 रुपये, ठीक। अब जब उसका प्राइस 10 रुपये है तो एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उसकी ना 50 यूनिट्स बेचता है, ठीक है। मान लो हम लौकी की बात कर रहे हैं, लौकी ही ऐसी सब्जी है, मेरे को तो याद आ रहा है अभी। तो जब वो एक लौकी 10 रुपये की मिल रही है तो मैं 50 लौकी बेच देती हूँ, ठीक। अब क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, प्राइस हो गया 5 रुपये एक लौकी का, 5 रुपये की ही रह गई। तो अब अगर हम इस लॉ के हिसाब से चले तो मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँगी, इस 50 को भी और कम कर दूँगी। मैं क्या सोचूंगी कि भाई नहीं, अभी तो प्राइस कम हो गया है तो मैं कम बेच देती हूँ, बाद में बेचूंगी बची हुई, जिससे कि प्राइस बढ़ेगा तो मेरा फ़ायदा होगा। ऐसा मुझे तब करूँगी तब जब मैं इस लॉ के हिसाब से चलूँगी। पर इस केस में मैं लॉ के हिसाब से नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि ये कौन सा गुड है, पेरिशेबल, यानी कि जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब अगर मैं सोचूं कि मैं कुछ लौकीज़ बचा लूँ, इस 50 में से 20 लौकीज़ बचा लूँ और 30 ही बेचूँ, तो वो जो 20 है ना, वो बाद तक रखी ख़राब ही हो जाएंगी, क्योंकि पेरिशेबल गुड है ये। और जब वो रखी ख़राब हो जाएंगी तो फिर वो बाद में किसी भी को भी बेचने के काम नहीं आएंगी, तो मेरा और घाटा हो जाएगा, मुझे फ़ायदा होने की बजाय और घाटा हो जाएगा, क्योंकि जो उन लौकी को बनाने में मेरी कॉस्ट लगी थी वो भी बर्बाद जाएगी, उनसे मुझे कोई रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा, ना ही मेरा कोई प्रॉफिट होगा। इसीलिए इस केस में क्या होगा, ये जो प्रोड्यूसर है यानी कि मैं क्या करूँगी, अगर लौकी का प्राइस कम भी हो गया तो इस यूनिट को, मतलब जो मैं 50 बेच रही थी उसको बराबर ही रखूँगी, 50 यूनिट्स ही रखूँगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं बचा लूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने बचा के रखा तो बाद में वो ख़राब हो सकता है, वो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा, उल्टा घाटा और हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, आपका लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता पेरिशेबल गुड्स के केस में, क्योंकि अगर प्राइस कम होता है तो प्रोड्यूसर ये नहीं सोचता कि वो कम क्वांटिटी बेचे, क्योंकि ये जो गुड है ये पेरिशेबल है, ख़राब हो सकता है जल्दी, राइट। तो ये 3 आपके गुड्स हैं जिनके केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, इट डज़ नॉट होल्ड गुड। और वो क्या क्या 3 आपके गुड्स हैं, सबसे पहला है एग्रीकल्चरल आउटपुट, दूसरा है गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन या फिर गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, तीसरा है आपका पेरिशेबल गुड्स। तो ये 3 गुड्स आपको याद रखने हैं, और आप चाहो तो इस पूरी चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपका लॉ भी आपको नज़र आ रहा है सामने, आपका स्केड्यूल, कर्व, उसके 3 पॉइंट्स,
अजम्पशंस मैंने आपको बता ही दिए हैं और एक्सेप्शंस। ये था आपका पूरा लॉ ऑफ सप्लाई। आज की वीडियो में हमने सारी ही चीज़ें कवर कर ली हैं लॉ ऑफ सप्लाई के साथ साथ क्या क्या और चीज़ें एसोसिएटेड हैं और वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स इन द सप्लाई कर्व या फिर शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व। जैसे हमने डिमांड के साथ में पढ़ा था ना, वही सारी चीज़ें हमने एक्चुअली पढ़नी है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम मूवमेंट्स पढ़ेंगे, शिफ्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो पढ़ी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।